आईपीओ कॉर्नर में आज हम बात करेंगे ब्लू जेट हेल्थ केयर के आईपीओ की। जी हां, मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गई हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बार आईपीओ के बारे में जानकारी दे देते हैं दर्शकों को। 27 अक्टूबर तक ये खुला रहेगा, यानी कि कल तक। इशू साइज है 840 करोड़ रुपए का। और ध्यान देने वाली बात यह कि कोई भी इसमें फ्रेश इशू नहीं है। पूरा 840 करोड़ रुपए का ओएफएस है, यानी कि जो पैसा है कंपनी में नहीं आएगा। जो निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं कंपनी में, उनके पास पूरा का पूरा पैसा जा रहा है, यानी कि ग्रोथ के लिए इस्तेमाल नहीं होगा जो भी पैसा आईपीओ के जरिए जुटाएगी कंपनी। प्राइस बैंड की बात करें तो 329 से 346 रुपए, लॉट साइज 43 शेयर और प्रोमोटर होल्डिंग 100% से घटकर 86% हो जाएगी। और अगर हम ऊपरी प्राइस बैंड के ऊपरी सिरे से 346 रुपए से अगर आप जोड़ेंगे तो मार्केट कैप होगा करीब 6000 करोड़ रुपए के आसपास का। तो बढ़िया ठीक ठाक मार्केट इसका साइज है। कारोबार क्या करती है? कारोबार करती है एपीआई और सीडीएमओ। एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, फार्मा सेगमेंट में भी है। और सीडीएमओ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इसका कारोबार है। 75% आय आता है इसका सीडीएमए कारोबार से। आय में 85% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से है और 15% घरेलू कारोबार से है। और आर्टिफिशियल स्वीटनर सैकरीन आपने सुना होगा। सैकरीन बनाने वाली ये पहली भारतीय कंपनी है और इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रिएक्शन जो कैपेसिटी है वो है 1020 किलो लीटर की। तो ये मोटी मोटी बातें, आगे हम फाइनेंशियल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आस्था जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि हम देख रहे हैं कि फार्मा सेगमेंट में भी कारोबार है, आर्टिफिशियल स्वीटनर बनाती है, तो कहीं ना कहीं केमिकल वाला भी कंपोनेंट है। तो कौन सा सेगमेंट इसके लिए तय करें? फार्मा वाली कंपनी है या फिर ये केमिकल वाली कंपनी है? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, मेरे हिसाब से तो इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट से आता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट क्या होता है? ये एक तरह के केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि कहाँ काम आते हैं, जो हम एमआरआई कराते हैं या सिटी स्कैन की मशीनें हैं, अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, वहां पे ये केमिकल एजेंट्स लगते हैं। और ये जो केमिकल एजेंट्स हैं, ये क्या काम आते हैं? ये दिखाते हैं कि अंदर के जो बॉडी के टिश्यूज हैं, उनकी विजिबिलिटी ये प्रॉपरली उनको बढ़ा के दिखाते हैं, जिससे कि डिसीजन लिए जाते हैं। सो ये इस तरह का काम करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक तरह से केमिकल रिलेटेड कंपनी ही मतलब मानी जाएगी। ऑल्दो फिर ये एपीआईज में भी है। दूसरा, ये स्वीट हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स बनाते हैं, सैक्रिन और सॉल्ट। वो कहाँ काम में आते हैं? कोलगेट पामोलिव वहां पे काम में आ गए आपके। फिर देखा जाए तो कन्फेक्शनरी में आ गए, बेवरेजेस में काम में आ गए। लेकिन मेजर पार्ट जो मैंने आपको बताया कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स का है, जहाँ के ये एक तरह से एक्टिव एजेंट्स हैं। एमआरआई और ये जो मशीन्स वगैरह रहती हैं वहां पे, ये बेसिकली उन वहां पे जो काम में आते हैं ये। तो एक केमिकल कंपनी के तौर पे इसे देखा जाए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल वाली कंपनी है और ये कैटर करती है फार्मा को भी, उस सेगमेंट को डायग्नोसिस वाले में, और दूसरी साइड में एफएमसीजी सेगमेंट को भी ये कैटर करती है। ठीक है, तो ये ब्लू जेट हेल्थ, इसको आप समझ गए कंपनी करती क्या है और किस सेक्टर में प्रेजेंस है। अब सवाल आस्था जी आपसे ये आता है, मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है। ये देखिए कि पूरा का पूरा 100% ओएफएस है, मतलब कि कोई भी जो पैसा है कंपनी में नहीं आ रहा है, निवेशकों के पास जा रहा है। क्या आप भी इस चीज को लेकर थोड़ी सी कॉशियस हैं, थोड़े चिंतित हैं, या फिर ठीक है? देखिए, ये बात ज़रूर है। ओएफएस जभी भी आता है तो हम उसे कभी भी बहुत अच्छा नहीं लेते हैं। थोड़ा तो फ्रेश इश्यू होना भी चाहिए ताकि कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें काम में आए। लेकिन इनकी अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे ना अभिषेक जी, तो बैलेंस शीट बहुत सॉलिड है। एक तो डेट फ्री कंपनी है, फ्री कैश फ्लोज़ हैं। सो इनको इतना ज़्यादा पैसे का ज़रूरत भी नहीं लगता है। कैपेक्स इनके काफ़ी सारे चल रहे हैं। तो डेफिनिटली ओएफएस जो है वो एक एलिमेंट थोड़ा-सा चिंताजनक लगता है। और अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, आज भी अगर मैं मार्केट की पोज़ीशन देखती हूँ तो मार्केट्स बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। तो उसमें थोड़ा-सा सेंटिमेंट और ये एलिमेंट थोड़ा-सा जिसे कहते हैं हम, थोड़ा-सा बिगाड़ता है। लेकिन कंपनी के अगर फंडामेंटल्स को देखा जाए, तो वहाँ पे अगर फ़ोकस किया जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा इस कंपनी को आकलन करने में। ओएफएस ज़रूर यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इसे नहीं इतना अच्छे से लूँगी, लेकिन बाकी के फंडामेंटल्स मुझे कंपनी की काफ़ी बढ़िया लगते हैं।
ठीक है, बढ़िया है। और कई बार क्या होता है ना कि पैसे की ज़रूरत तो तभी पड़ती है ना कि जब आपके पास कैश ना हो, बैलेंस शीट थोड़ी सी डामाडोल हो, तो वो पुख्ता है, तो एफएस वाला हैंगओवर उतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ नोटिस करने वाली ये ज़रूर है, और जैसा कि आस्था जी बता रही थी कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडियरीज जिसका कि वो जिक्र कर रही थी, सिटी स्कैन वाली मशीन में जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, उससे जो आय आता है 70% उसी से आता है। हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स उससे आ जाती है 24.5%, और फार्मा इंटरमीडिएरीज उनसे आती है करीब करीब 4.25% के आसपास का। उसमें एपीआई वाला भी थोड़ा सा सेगमेंट है। तो आस्था जी, आप सलाह क्या दे रही हैं? क्या ये ठीक है? क्योंकि हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि बाजार का जो मूड है वहां पर तो अच्छे सब्सक्रिप्शन वाले भी आईपीओस की पिटाई हो रही है। ब्लू जेट, क्या ये बढ़िया ऑप्शन होगा अगर किसी को प्राइमरी मार्केट्स में आईपीओस में अगर निवेश करना है तो? जी देखिए ब्लू जेट की बात करें और आज जिस तरह से जो एक लिस्टिंग हुई है वो खराब हुई है, उसके पीछे का भी मैं आपको कारण बताती हूँ। देखिए जिस तरह से एक न्यूज़ भी आई थी कि दिल्ली सरकार अब ईवी की तरफ जाएगी, तो जिस दिन ये न्यूज़ आई थी उसी दिन हमने देखा सारी गैस कंपनियों में एक बहुत भारी गिरावट आई जबकि महानगर गैस या गुजरात गैस के तो ज्योग्राफिकल एरियाज़ भी नहीं है दिल्ली जहाँ पे कि ये एक खबर आई थी। लेकिन एक सेंटिमेंटल इफेक्ट था और वो पूरी सभी कंपनियों को उसने लेके हमने देखा गिरावट दिखाई दी और उसी वजह से जो आज की लिस्टिंग है क्योंकि वो भी उसी क्षेत्र की एक कंपनी है तो वहां पे भी हमने एक लिस्टिंग देखी और उसके बाद देखा जाए तो मार्केट का माहौल भी ठीक नहीं था। लेकिन अब अगर मैं ब्लू जेट इंफ्रा की बात करूं तो देखिए ये कंपनी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो पूरे विश्व में सिर्फ 4 ऐसी कंपनी है जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर्स है और उनको सप्लाई करने का उनमें से 3 कंपनियों को सप्लाई करने का काम ये कंपनी करती है। भारत में आपने खुद ने ही बताया कि एकमात्र कंपनी है जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स में है। देखिए मार्केट साइज काफी अच्छा खासा है, $5.9 बिलियन का मार्केट साइज है कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट का और ये माना जा रहा है कि आने वाले 2 वर्षों में 6 से 8% सीएजीआर से ग्रो करेगा। तो वहां कंपनी के लिए मार्केट साइज काफी बढ़िया है। अगर वर्ल्ड में सिर्फ 4 कंपनियां बनाती हैं और उनमें से 3 को ये केटर कर रहे हैं और वो 4 कंपनियां मिला के पूरा 70% मार्केट ले रही है पूरे वर्ल्ड का। मैं यहाँ सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूँ। तो अब आप सोचिए कि कितना बड़ा क्लाइंटेल इनके हाथ में है। तीसरी तरफ ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये हाई एंट्री बैरियर्स है क्योंकि ये जो कंट्रास्ट मीडिया इंटरमीडिएट है इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट इंटरनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स रखने पड़ते हैं। क्योंकि देखिए बॉडी में कोई चीज अगर जाती है तो उसके लिए आपको बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस भी होते हैं और उनको फॉलो करना पड़ता है। तो हर किसी के बस की बात नहीं है। चौथी बात देखा जाए तो 1968 में ही ये कंपनी एस्टेब्लिश हो गई थी तो पुरानी कंपनी है, ट्रैक रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है। निश प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि इंडिया में तो कोई बनाता नहीं है। तो इन सभी पैरामीटर्स पे कंपनी मुझे ठीक लगती है। पांचवी बात है वैल्यूएशन। तो देखिए वैल्यूएशन भी ये 37 के पी मल्टीपल पे आ रही है। 37 का पी मल्टीपल वैसे तो अपने आप में थोड़ा सा ज्यादा लगता है लेकिन अब इनकी कोई पीयर ही नहीं है। तो उसके हिसाब से ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत महंगा है क्योंकि वो एडवांटेज भी इसको मिलेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज जिसे हम कहते हैं। तो वो भी ये इस क्षेत्र की पहली ऐसी कंपनी आ रही है। तो इन सभी को अगर मैं जोड़ती हूँ तो मुझे ये आईपीओ ठीक लगता है। एक दो नेगेटिव्स हैं वो आपने भी गिनाया, ओएफएस है और दूसरा देखा जाए तो सिर्फ 10% डाइल्यूशन के लिए आ रहे हैं। तो 15% का डाइल्यूशन क्योंकि मैंडेटरी 25% डाइल्यूशन होता है पब्लिक के लिए। तो मैंडेटरी लिमिट को पार करने के लिए इनको अभी 15% का डाइल्यूशन और करना बाकी है जो कि 3 साल की लिमिट होती है उसके लिए। तो ये वापस से उतरेंगे मार्केट में 15% के डाइल्यूशन करने के लिए। तो वो भी थोड़ा सा एक पॉइंट लगता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन सभी लेखा-जोखा मिला के मुझे ऐसा लगता है कि इसमें लगाना चाहिए। अब लिस्टिंग गेन की बात करें तो देखिए उसके हिसाब से लगाएँ तो थोड़ा-सा रिस्क ले सकते हैं तो लगाइए क्योंकि मार्केट खराब है, कंपनी में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट ऐसे ही खराब चला तो उसकी गारंटी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिस्काउंट में लिस्ट होगा लेकिन बहुत बड़े लिस्टिंग गेन्स की तो उम्मीद ना करें। मुझे लगता है कि छोटा-मोटा अगर हो गया प्रोवाइडेड मार्केट ने साथ दिया तो ये छोटे-मोटे लिस्टिंग गेन भी दे देगा लिस्टिंग के दिन। तो पूरी जो दारोमदार है वो मार्केट पे है अगर लिस्टिंग गेन की बात करें। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी ये ठीक लगता है। तो मुझे ये ठीक लग रहा है, मैं सब्सक्राइब करने की सलाह दे रही हूँ। लिस्टिंग गेन के दिन मार्केट अगर बढ़िया रहा या फिर मार्केट ने साथ दिया सेंटिमेंटली तो छोटे-मोटे लिस्टिंग गेन भी हमें होते हुए नज़र आएँगे और लॉन्ग टर्म के लिए ये सब्सक्राइब। ठीक है आस्था जी, क्या है ना कि देखिए बाजार आज मूड खराब है, कल को मूड ठीक भी हो सकता है, और कम से कम 10 दिन का समय तो है कि आईपीओ क्लोज होगा। उसके बाद बीच में एक दो छुट्टियां आ जाएंगी वीकेंड वाली,
उसके बाद उम्मीद करके चलेंगे कि 10 दिन बाद शायद ये स्थिति ना रहे, हम थोड़े से दूसरे साइड पर ब्राइटर एस्पेक्ट की तरफ देखें तो चीज़ें शायद ठीक भी हो जाएंगी। लेकिन आप बता रहे थे कि बहुत ही नीश सेगमेंट में ऑपरेट करती है कंपनी, लेकिन आस्था जी वहाँ पर क्या ये जोखिम है क्या? क्योंकि इनकी जो मेजॉरिटी ऑफ जो रेवेन्यूज़ है वो यूरोप से आती है, अमेरिका से आती है, और वो मार्केट काफ़ी रेगुलेटेड भी है, और कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं वहाँ पर। क्या वो कंसर्न है कंपनी की अगर हम बात करें तो? देखिए वो लेकिन कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट बहुत पुराना है, तो वो इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी यूज़्ड टू हो चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड काफ़ी है मैनेजमेंट। क्योंकि 1968 में ये कंपनी मतलब आई थी एज़ अ सीडीएमओ, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, जिसमें कि इनका कैपेबिलिटीज़ थी स्पेसिफिक केमिस्ट्री को लेके। सो काफ़ी अनुभवी प्रमोटर्स हैं, तो ये आज की बात नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यूरोप में अभी थोड़ी-सी मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं है, इकोनॉमी कंडीशन अच्छी नहीं है, जैसे कि हमने न्यूज़ में भी देखा, जर्मनी में थोड़े इश्यूज़ हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत बड़ा फ़र्क इस कंपनी के बिज़नेस को पड़ेगा, क्योंकि ये जो बिज़नेस है, ये अलग ही बिज़नेस है। ये एक हेल्थ केयर की तरफ वाला बिज़नेस है। सो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और जहाँ तक स्ट्रिंजेंट रूल्स की आपने बात की, तो कंपनी अनुभवी है इस क्षेत्र में, नई नहीं है, तो शायद उन्हें पूरा अनुभव भी रहेगा कि वो इस चीज़ों को कैसे टैकल करते आ रहे होंगे और आगे कैसे टैकल करेंगे। तो वो बड़ी चिंता नहीं लगती, चिंता सिर्फ़ मुझे एक तो मार्केट की लगती है, और दूसरा ये है कि ये बाद में भी थोड़े डाइल्यूशन के लिए आएँगे, तो वो थोड़ा-सा एक सेंटिमेंट जितना बहुत बड़ा पॉज़िटिव मैं इसके लिए बोल सकती थी, उसके लिए इतना नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि 2-3 चिंताएँ तो बिल्कुल एसोसिएटेड है, बट फंडामेंटल्स काफ़ी सॉलिड है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखिए, डेट फ्री स्टेटस है कंपनी का, रिटर्न ऑन इक्विटी 34-35% है। एबिटा मार्जिन की मैं बात करूँ तो 32% है, जो बढ़िया है, और आगे जाते हुए ये मेंटेन हो जाएँगे, क्योंकि लास्ट हम्म। ईयर केमिकल कंपनीज़ के लिए सबके लिए भारी टाइम था कि वहाँ पे कॉस्ट बढ़ी थी। और केमिकल कंपनीज़ के साथ एक और चीज़ रहती है अभिषेक जी, कि ये स्पेशली मैं इस कंपनी की बात करूँ तो एकदम से कस्टमर्स को पास नहीं कर पाते प्राइसेज़, अगर प्राइसेज़ बढ़ती भी है तो इनपुट कॉस्ट, उसमें टाइम लैग आता है, और उसी वजह से इनके लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स में हमने मार्जिन्स में एक डिप भी देखा था। लेकिन मुझे लगता है आगे जाते हुए सब सिचुएशन अब ठीक हो चुकी है, तो ये मार्जिन्स भी बढ़िया दिखाएँगे। सो सब्सक्राइब की रेटिंग है, स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए अगर मार्केट की कंडीशंस अच्छी जी। है। जी। आस्था जी, देखिए होता क्या है ना कि आईपीओ जब आते हैं ना तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और निवेशकों की नहीं टेंडेंसी होती है, मानसिकता ये होती है कि आईपीओ मतलब कि 15-20% तो कम से कम लिस्टिंग गेन हो जाए। लोग तो 50% और डबल लेके भी चलते हैं। तो मान लीजिए अगर टेपिड अगर लिस्टिंग गेन की उम्मीद है 5% 10% वाला, तो क्या ये बेहतर है कि लिस्ट हो जाने दे? अगर कंपनी अगर अच्छी है तो अपना दम जरूर दिखाएगी, और सेकेंडरी मार्केट में ले ले फिर? देखिए मैं फिर से बोलती हूँ, अगर मार्केट साथ रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये जो प्राइस पे ला रहे हैं उसके नीचे का प्राइस हमें शायद देखने को मिलेगा। अगर मार्केट ने साथ दिया तो फिर ये जो प्राइस है यही अट्रैक्टिव प्राइस हो जाता है जिस प्राइस बैंड पे ये लोग अभी अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो वो चांसेस थोड़े कम लगते हैं, लेकिन 100% तो कोई भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो उस थोड़ा-सा अगर रिस्क ले सकते हैं तो मुझे लगता है लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, और इसमें रिटर्न मिलना चाहिए, और शायद फिर ये जो प्राइस जिस पे ला रहे हैं उससे ऊपर अगर लिस्टिंग हुई तो शायद ये प्राइस तो मिलेगी नहीं वापस से। तो वो एक मेरा यहाँ पे लॉजिक है। ठीक है, तो अगर आप अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते हैं छोटे से छोटे गेंस वाले भी, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप ना आईपीओ में पैसे लगाइए। अच्छी कंपनी है, नीश सेगमेंट में ऑपरेट करती है, फाइनेंशियल्स बढ़िया हैं, वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक हैं, मतलब ठीक ठाक कहेंगे। तो एक बढ़िया मौका आपके लिए ब्लू जेट हेल्थ केयर के आईपीओ में, और इस पर आस्था जी की राय सब्सक्राइब की, लिस्टिंग गेन के लिए भी पैसे लगाइए, और अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो भी बढ़िया कंपनी है, इसके साथ आप जा सकते हैं। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और इस आईपीओ का बहुत ही विस्तार से और बहुत ही बारीकी से हम कहेंगे एनालिसिस करने के लिए।